इस महीने के 11 अगस्त को पिनाक पानी मोहंती केस का महत्वपूर्ण सुनवाई होना है और साथ ही में कई महत्वपूर्ण सुनवाई हैं जो कि अगस्त के महीने में और फिर सितंबर के महीने में सुनवाई होनी है। मेरे पास एक वीडियो क्लिप आया था, तो पहले उस वीडियो क्लिप को मैंने कन्वर्ट करके ऑडियो क्लिप में किया है। आप आवाज पहचान जाएंगे। तो पहले वो ऑडियो क्लिप देखिए, फिर उसके बाद हम उस ऑडियो क्लिप और सहारा के कुछ ऐसे जो ओपिनियंस लोग रखते हैं सोशल मीडिया पर, उस पर हम आपसे बात करेंगे। ऑल ओवर इंडिया में जो सहारा के खिलाफ आंदोलनकारियों के द्वारा जो कार्रवाई करवाई गई है या कार्रवाई के बाद जो एजेंसियां जो सहारा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां की है या जो आरोप लग रहे हैं सहारा के ऊपर, उसके बारे में विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। जो मेन विषय है निवेशकों का भुगतान को लेकर के कि क्या भुगतान अब जिस तरह का माहौल पूरे देश में बन रहा है उस माहौल में क्या निवेशकों का भुगतान आसानी से मिल सकता है। जिस तरह से कार्रवाई करवाई जा रही है, इतना आसान रहेगा लोगों को भुगतान लेना? क्योंकि आखिरकार जानना भी चाह रहे थे कि इस तरह की कार्रवाई क्या संभव है। जिस तरह से सीआईडी की कार्रवाई की गई है, सहारा के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, ये कैसे संभव है कि सहारा का मामला सुप्रीम कोर्ट में हो, सहारा के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा हो, जिसके पास 40,000 करोड़ की लिक्विडिटी सुप्रीम कोर्ट के पास हो, जिसके पास एमबी वैली जैसी और वर्सोवा की प्रोजेक्ट जैसी वैल्यूएशन वाली प्रॉपर्टी अगर सुप्रीम कोर्ट के पास हो, 32 प्रॉपर्टी सेबी के पास हो जिसकी वैल्यूएशन 2 लाख करोड़ की हो, सब कुछ होने के बावजूद भी सहारा भुगतान नहीं दे रहा है और कार्रवाई सहारा के खिलाफ करवाई जा रही है या की जा रही है, ये कैसे संभव है? क्या कारण है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोगों को भुगतान नहीं मिल रहा है या पोर्टल बना करके भुगतान किया जा रहा है? तो सबसे पहले समझने की जरूरत यही है कि सहारा के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है, मैनेजमेंट को जिस तरह से टारगेट किया जाता है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि जो कार्रवाई चल रही है वो मनी लॉन्ड्रिंग का चल रही है। आज जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में मैनेजमेंट जो कर रही है, कोई भी मैनेजमेंट वही करती। जहां तक बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न किए जा रहे हैं कि 12 साल से आप क्या कर रहे थे, क्यों भुगतान 12 साल से आप नहीं करवा सके आपने, यानी कि मैनेजमेंट के ऊपर ये जो सवाल खड़ा किया जा रहा है कि मैनेजमेंट चोर है, सहारा चोर है, सहारा ने स्कैम किया है, सहारा ने लोगों का पैसा नहीं दिया है। तो इस तरह की सवाल को खड़ा करने वाले कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आंदोलनकारी हैं। जमाकर्ता नहीं हो सकते। जमाकर्ता इस तरह की सवाल नहीं कर रहे हैं। सवाल सिर्फ और सिर्फ आंदोलनकारियों का है। और आज लाख मना करने के बावजूद भी आंदोलनकारियों को सहारा की मैनेजमेंट की ओर से, सहारा श्री की ओर से लाख मनाने के बावजूद भी इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखकर, सिर्फ अपने फायदे के लिए सहारा के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जबकि इनको मालूम था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। आज जो सहारा के जमाकर्ता है उसी पर प्रश्न चिन्ह है। जब सहारा के जमाकर्ता के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि आपका सर्टिफिकेट सस्पिशियस है, कस्टमर को फिक्स किया गया है, सहारा के पास जो पैसे हैं वो ब्लैक मनी है, सहारा की साम्राज्य ब्लैक मनी से बना हुआ है और सहारा उससे लड़ रही है। सहारा आपकी सर्टिफिकेट को जेन्युइन घोषित करने के लिए, जेन्युइन साबित करने के लिए लड़ रही है, फिर भी सहारा के ऊपर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं और आंदोलनकारियों के साथ जाकर के आंदोलन कर रहे हैं। समझने की जरूरत है कि आज 40,000 करोड़ जितनी लिक्विडिटी होने के बावजूद भी, एमबी वैली जैसी प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी, वर्सोवा जैसी प्रोजेक्ट और इसके अलावा 32 प्रॉपर्टी सेबी के पास होने के बावजूद भी क्यों भुगतान नहीं मिल रहा है? क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा? क्या कभी आप लोगों ने ये जानने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं किया। आप लोगों ने, खास करके आंदोलनकारियों ने, सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए सहारा के खिलाफ आंदोलन किया। और आज जो परिस्थिति बनी है, जिस तरह से ईडी, ईओडब्ल्यू, सीआईडी, डीजीपी, एसआईएफओ के द्वारा कार्रवाई करवाई जा रही है, पर्सनली ऑफिसरों को टारगेट किया जा रहा है, आने वाले दिनों में भुगतान बहुत मुश्किल हो सकता है, बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए आज जरूरत है सहारा का साथ देने की। सहारा आप लोगों के लिए लड़ रही है। सहारा आपकी सर्टिफिकेट को जेन्युइन घोषित करने के लिए, उसको साबित करने के लिए लड़ रही है। पैसा कोई मैटर नहीं है। सहारा के पास प्रॉपर्टी होने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद आपको क्यों नहीं मिल रहा है, इसके बारे में सोचिए। आज मैं 2-3 दिनों से देख रहा था, खास करके मध्य प्रदेश ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को लेकर के, कुछ जमीन का घोटाला को लेकर के कि कुछ 72 करोड़ का घोटाला कर दिया सहारा ने। यह हास्यास्पद है। जिसके पास लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी हो, 40,000 करोड़ कैश हो, जो सेबी में जमा हो, वो 72 करोड़ का घोटाला करेगा। और वैसी प्रॉपर्टी, जब सहारा की सारी प्रॉपर्टी सेबी के अंडरटेकिंग में, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में सब कुछ चल रहा हो, वहाँ पे गलत कैसे हो सकता है? ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अगर कोई आरोप लगाया है, जांच का विषय है, ये जांच होगा। लेकिन किसी भी जमाकर्ता को सहारा के ऊपर खास करके
शक करने की जरूरत नहीं है। सहारा आपके लिए लड़ रही है, आपकी सर्टिफिकेट को सही साबित करने के लिए लड़ रही है। नहीं तो सहारा के ऊपर जो आरोप है कि सहारा में जो पैसा है वो बड़े बड़े ब्लैक मनी का यूज करके सहारा के द्वारा सस्पिशियस कस्टमर बना करके फिक्स किया गया है। आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में जरूर हो सकता है, लेकिन उसको आपको साबित करने के लिए सहारा लड़ रही है कि जी नहीं, ये सस्पिशियस नहीं है, जेन्युइन कस्टमर है। सोचने वाली बात है। आप लोग सोचिए, समझिए। अगर समझ में नहीं आए तो किसी अच्छे लीगल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए कि क्या सहारा के खिलाफ जाना चाहिए। आज जो कर रहे हैं आंदोलनकारी, वो सिर्फ अपना जेब भरने के लिए कर रहे हैं। तो आपने सुना ऑडियो क्लिप। इसमें मैं कुछ चीजों को पकड़ता हूं सिर्फ, बाकी तो कोई मतलब है नहीं। इन्होंने बोला कि सहारा अपने निवेशकों के बांड को सही साबित करने में लगी है। जो कॉर्पोरेट एजेंसियां हैं वो इसको फर्जी मानती हैं। अब इसमें मैं एक कदम और आगे बढ़ के बताता हूं कि उनके कहने के मुताबिक 12 वर्षों से वो ये सिद्ध नहीं कर पाए कि जो सोसाइटीज के बांड हैं, क्यूसॉप के बांड हैं और जो थोड़ा बहुत बचे खुचे होंगे रियल एस्टेट और हाउसिंग के बांड, जो उस समय सेबी के पास जाकर के पैसा नहीं ले पाए होंगे, कुछ ये बांड होंगे और कई स्टेट में जो अलग अलग नाम से उन्होंने कंपनियां चलाई वो बांड जिनके पेमेंट नहीं हुए वो भी होंगे। तो 2012 से ये उसको सही साबित करने में लगे हैं इन कॉर्पोरेट एजेंसियों के सामने। तो क्या इसी का ये हिस्सा है कि जो सोसाइटीज में 4 जो सोसाइटीज हैं, सीआरसीएस के माध्यम से जो भुगतान हो रहा है, जो 2% के आसपास भुगतान हुआ है, बाकी लगभग 98% के आसपास लोगों का भुगतान बिल्कुल नहीं हो पाया और जो 2% हुआ वो पूर्ण नहीं हुआ है, आंशिक ही हुआ है। अब 50,000 के नीचे अगर किसी का मूलधन जमा रहा होगा, अगर उनका आ गया होगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या जो सोसाइटीज के क्लेम गए हैं सीआरसीएस पोर्टल पर, तो क्या सोसाइटीज उसको भी फर्जी मान रहा है? क्या सहारा उसको भी सही साबित करने में लगा है? उसका प्रूफ कहां पर है? और उसके पहले 2012 में जो केस हुआ था, तो जो सेबी ने फिजिकली रूप से जो ट्रकों में भर के डॉक्यूमेंट गए थे, जांच किया था, तो जो उसमें एड्रेस दिए गए थे, वहां पर जांच में एड्रेस पे वो व्यक्ति नहीं मिला और उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट गलत हैं, फर्जी हैं, और जो सही थे कोर्ट के आदेश के अनुसार वो सेबी में क्लेम करके अपना पैसा लेकर के आए और शेष को फर्जी मान ही लिया गया। और ठीक उसी तरह से सीआरसीएस पे खेल हुआ है कि लगभग 98% सहारा के कहने के मुताबिक ये कॉर्पोरेट संचालित करने वाली एजेंसियां फर्जी मान के चल रही हैं। पहले रियल एस्टेट और हाउसिंग का समय था, क्यूसॉप का समय था और अब स्पष्ट रूप से इन 4 सोसाइटियों का सामने हो गया। तो क्या इतने वर्षों में सहारा अपने निवेशकों के निवेश को सही साबित नहीं कर पाया? देश के सभी निवेशकों के सामने, सभी सहारा के कर्मचारियों के सामने मेरा ये प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में आप इसका प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए। क्या इतने समय में अगर सहारा के ब्रांच से बॉन्ड दिए गए हैं जिसपे कि सिग्नेचर वहां के मैनेजर के या कैशियर के, ब्रांच के मोहर, होलोग्राम लगे हुए बॉन्ड और उसपे निवेशक का नाम और उसके साथ जो दिया गया डॉक्यूमेंट है वो ब्रांच में होगा, चाहे वो राशन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, जब आधार नहीं था उसके पहले यही सब चल रहा था, बिजली का बिल हो या बाद में आधार कार्ड लिया गया हो, ये सारे डॉक्यूमेंट कोई ना कोई तो होगा जरूर एड्रेस प्रूफ के लिए। अगर वो जेन्युइन निवेशक सहारा के हैं जिनके पास बॉन्ड है, उन्होंने पोर्टल पर आवेदन किया या जिन्होंने आवेदन नहीं किया, जिनके पास घर में बॉन्ड पड़े हैं, क्या सहारा का ये कर्तव्य नहीं बनता था कि जब ये एजेंसियां उनको फर्जी साबित कर रही है निवेशकों को, तो सारे लोगों का डाटा उन एजेंसियों के अधिकारियों को लेकर के भरोसे में 1 बाय 1 सारे ब्रांच पर ले जाकर के वेरिफिकेशन करा सकते थे। बहुत समय निकल गया है, 2012 से 25 है, 14वां साल है। 14 साल में क्या इन्होंने किया? किसी एक लोगों का, मैं इन्हीं के बात पर ये बात बोल रहा हूँ जो इन्होंने बोला है कि ये निवेशकों के बॉन्ड को सही साबित करने में लगे और मनी लॉन्ड्रिंग का केस और साथ ही में ब्लैक मनी का पैसा, ऐसा उस ऑडियो क्लिप में सुना होगा आपने। तो इन सब का इलाज तो यही है ना कि पिछले 14 वर्ष में आपको अपने निवेशकों के डाटा को, अगर आप सही थे तो इस ऑडियो क्लिप के बेस पर मैं सीधा कह रहा हूं कि अगर निवेशक की संख्या, डाटा, एड्रेस, नेम, बॉन्ड सब कुछ सही थे तो अब तक वेरीफाई ये 13 करोड़ के आसपास के निवेशक क्यों नहीं हो पाए? क्यों नहीं? सेबी, सुप्रीम कोर्ट, सोसाइटीज के पास आपने डाटा को अपलोड कर दिया ऑनलाइन ही कि ये हमारे पास फिजिकल रूप से सारे कार्यालय में दस्तावेज हैं और ये सारे दस्तावेज मैं आपको ऑनलाइन भेज रहा हूं।
आप क्रमशः 14 वर्ष निकल गए, कम से कम मेल तो कर ही सकते थे सारे डाटा को। नहीं 13 करोड़ करते आप निवेशकों का, 5 करोड़ किया होता, 5 करोड़ को भुगतान दिया हो गया होता, नहीं कर पाए आप। क्यूसॉफ्ट एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्ट इसमें कराया गया। क्यूसॉफ्ट का नाम बिल्कुल बंद सा है, अभी सिर्फ सोसाइटीज पर फोकस है सभी लोगों के, और क्योंकि सीआरसीएस भी 4 सोसाइटीज का डाटा ले रहा है और उसमें भी सिर्फ 2% लोगों का आंशिक भुगतान हुआ है, या बहुत भाग्यशाली लोग होंगे तो उनका पूरा पैसा मिला होगा जिनका 50,000 के नीचे रहा होगा। तो क्यूसॉफ्ट अगर आपने एक ये गेम चेंजर प्लान लेकर के आया था सहारा, जिसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के निवेश हुआ था, और लगभग अगर देखा जाए तो 60 से 70-75 हजार करोड़ रुपए इसमें निवेश हुआ है। अभी इसकी बात तो दबी सी ही चल रही है। आज क्यूसॉफ्ट का बांड बहुत लोगों के पास होगा, कन्वर्जन हो गया होगा सोसाइटी में, तब तो नहीं होगा, नहीं तो क्यूसॉफ्ट का बांड तो मेरे जानकारी में काफी लोगों के पास यहाँ पर है। तो ये सारे बांड को आपने इन कॉर्पोरेट एजेंसियों के साथ मिल करके क्यों नहीं वेरीफाई किया? सारे निवेशकों को बुला करके आप खड़ा कर सकते थे, थोड़े थोड़े मात्रा में बुलाते और सबका वहां पर डाटा के साथ वेरिफिकेशन निवेशक के सामने और इन कॉर्पोरेट एजेंसियों के अधिकारियों के सामने कराते, हो गया होता। अब हम बात करेंगे आपके देशभक्ति पर। पोस्टर लगाने से और मीठे मीठे बोल आकर के वीडियो के माध्यम से बोल देने से राष्ट्रभक्ति नहीं होती। राष्ट्रभक्ति की एक परिभाषा ये भी है कि कॉर्पोरेट कंपनियां बड़ी बड़ी और पैरा बैंकिंग, नॉन बैंकिंग जो कंपनियां वर्क करती हैं, जिनके साथ लाखों करोड़ों लोगों के भाग्य जुड़े होते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां की देशभक्ति बैनर, पोस्टर, राष्ट्रगान से सिर्फ नहीं होते, वो होते हैं ईमानदारी से, टैक्स पे करने से भी। अगर आप राष्ट्रभक्त हैं, बड़ी कंपनियों का आप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप टैक्स पेयर होना ही चाहिए। अब पहले वैट था, अब जीएसटी है, आईटीआर है, टीडीएस है, कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ है, ग्रेच्युटी है, कई चीजें हैं। इस पर कम से कम मैं मान रहा हूं कि 70 से 90% तक ईमानदार कंपनियों को होना ही चाहिए। 10 से 20% का झोल मैं मानता हूं कि सभी कंपनियों में होता है, क्योंकि उनके कई खर्च होते हैं कि जिसको वो करने के लिए थोड़ा सा सिस्टम में झोल 10 से 20% रखते हैं और उसको मैनेज करके चलते हैं कि जो एक्स्ट्रा बोझ कंपनियों पर रहता है, खर्च रहता है, उसको मैनेज कर सके। लेकिन 70 से 90% के बीच में टैक्स ईमानदारी से पे करके ये कंपनियां अपना और अपने निवेशकों का भविष्य सुरक्षित रखती हैं, और दूसरे मायने निकलता है कि सारे निवेशकों का भविष्य सिक्योर होता है। जो जालसाजी का, फ्रॉडगिरी का, मनी लॉन्ड्रिंग का, ब्लैक मनी का आपके ऊपर जो धब्बा लगा है, यानी सहारा ग्रुप के ऊपर, ये नहीं लगता अगर आप टैक्स पे करते ईमानदारी से। क्यूसॉफ्ट में वो तो थोड़ा हट के बिजनेस था ना आपका, तो अगर उसमें आपने अच्छा खासा वैट टैक्स पे किया है, वैट के माध्यम से टैक्स पे किया है, तो उन निवेशकों का फर्जीवाड़ा तो कोई भी कॉर्पोरेट एजेंसियां नहीं कर सकती थी ना। वो तो स्पष्ट रूप से आपके लीगल निवेशक होते कि हाँ ये 50 लाख, 55 लाख या जो भी आप एक तय करते निवेशकों की संख्या कि हाँ इनका टैक्स पे है और ये लीगल है, इतने बिजनेस का मैंने टैक्स पे किया है, तो ये हमारे जेन्युइन निवेशक हैं। नहीं किया है, निवेशकों को आप ले जा करके फिजिकली रूप से चाहे डिजिटली रूप से वेरिफिकेशन भी आप नहीं कराते हैं, तो कर क्या रहे हैं 12 से 15 साल तक? ना कर्मचारियों को आप ईपीएफओ का लाभ पहुंचा रहे हैं। मीडिया कर्मचारी, टीवी कर्मचारी लखनऊ में पड़े हुए हैं, कम संख्या है लेकिन है वहां पर। निवेशक को सिर्फ वीडियो और भारत माँ का तस्वीर दिखा करके आशा का किरण जगाया जा रहा है। जो करना है रियल रूप से और लीगल रूप से, वो तो हो ही नहीं रहा है। कैसे साबित करेंगे आप? इसके अलावा कोई रास्ता है क्या आपको इन कॉर्पोरेट एजेंसियां और सुप्रीम कोर्ट के सामने सही साबित करने के लिए? 98% सीआरसीएस पोर्टल डेफिशिएंसी में चला गया। 2 बार खर्च करके निवेशक पहले सीआरसीएस पोर्टल पर, फिर सबमिशन पोर्टल सीआरसीएस पोर्टल पर आवेदन कर चुके हैं, तो उसके बाद भी वो गलत साबित हुए। क्या आपने सोसाइटीज को सारे डाटा दिए हैं तो आपका लीगल प्रूफ अपने निवेशकों के लिए क्यों नहीं कोई चीज जारी किया गया कि हाँ हमने डाटा सोसाइटीज को दे दिए हैं, ये कमियां वेरिफिकेशन में सरकार कर रही है। पैसा सभी का फंसा इसीलिए है ना, जो ऑडियो क्लिप मैंने दिया है उसका यही एनालिसिस निकल रहा है ना। तो अगर आप राष्ट्रभक्त हैं, टैक्स पेयर हैं और आपके जेन्युइन निवेशक हैं 13 करोड़, तो बुलाइए ना, एक बार आह्वान तो करिए कि आइए आप लखनऊ में, आइए आप दिल्ली में, आइए आप मुंबई में, आइए आप पटना में, आइए झारखंड के अंदर,
अपने अपने बॉन्ड को लेकर के आइए, सरकार के पास आइए, एजेंसियों के पास आइए और अपने बॉन्ड के साथ आप अपना वेरिफिकेशन कराइए और अपना पैसा पाइए। अगर उनको रीलॉन्च होना है उसके पहले अपने निवेशकों को सामने खड़ा करना होगा। अगर ईमानदारी से आप काम किए हैं तो 15-17 साल हो चुके हैं और मैं इतने वर्षों के बाद ये वीडियो बना करके आप सभी निवेशकों के सामने, कर्मचारियों के सामने, सहारा के मैनेजमेंट के सामने ये बातें रख रहा हूं कि इतना समय बहुत होता है। सिर्फ हवाई बात करने की बजाय अगर आपके ऊपर इल्जाम लगा है तो आपके पास इतना बड़ा परिवार है, सबको ले जा करके सब कुछ सही करा सकते थे आप, लेकिन आपने कुछ नहीं किया और सिर्फ पहले शांत बैठे रहे, पैसा ब्रांचों से इकट्ठा करते रहे और ज्यादा जब कड़ाई शुरू हुआ, जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा, उसके बाद धीरे धीरे क्रमशः ब्रांच बंद होते होते बंद हो गए। लेकिन आप सामने आकर के आप सही अपने को साबित निवेशकों के साथ लेकर के, कर्मचारियों को साथ लेकर के साबित नहीं कर पाए। 8 करोड़ वोटर का वेरिफिकेशन बिहार के अंदर 1 महीने में हो गया। तो सरकारी एजेंसियां, सरकार अगर काम पर लगा दे तो ऐसे ही ये भी वेरिफिकेशन हो सकता है, एक जरिया ये भी हो सकता है और ये भी चीजें फिजिकली रूप से स्पष्ट हो जाएंगी। कैंप लगा दीजिए, आप नहीं खुलता है ब्रांच ना खुले, कैंप लगाइए और सिर्फ सहारा से डाटा मांगिए कि कैंप में एक सहारा का कर्मचारी अपने अपने ब्रांच के पास में पहुंचे और वो सरकारी एजेंसियां वहां पर जो है जांच करने वाली वो पहुंचे और सरकारी ऑफिस से सारे डाटा को लेकर के पेन ड्राइव और लैपटॉप के जरिए वो भी पहुंचे और वहीं पर वेरिफिकेशन हो जाए। 8 करोड़ वोटरों का भविष्य आप 1 महीने में तय कर सकते हैं जब, तो सिर्फ 5 करोड़ और 13 करोड़ पूरे भारत में है। ये कुछ कम या ज्यादा आंकड़े हो सकते हैं, तो पूरे भारत में अगर आप कराना चाहें तो 1 महीना भी नहीं लगेगा अगर सरकार चाह जाए तब। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करिएगा, शेयर अवश्य करिए आप, और मेरे चैनल के माध्यम से जब कोई और अन्य वीडियो मैं डालता हूं तो उसको भी आप सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हिम्मत हौसला मिलेगा और ये प्रश्न सिर्फ सहारा या जो कंपनियां भाग रही हैं, धोखा दे रही हैं समाज में निवेशकों को, राजनीतिक दल हो, सिस्टम से सवाल पूछना हो, इसका बल आप ही लोग हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये ताकत है आपके द्वारा हमको दी जाने वाली। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।